चलिए अब हम लोग इंटर में हैं, यानी कि +2 में, और केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री में भी बोले तो चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। उसमें कल है जो है हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लिया था, तो उसको तो इसमें हम लोग नहीं सुरक्षित रख पाए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से समाकलित वेग समीकरण से। कहाँ से पढ़ना है? समाकलित वेग समीकरण। समाकलित मैथ वाला बच्चा अगर होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे कैलकुलस में, तो जो मैथ के विद्यार्थी होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जो प्योर बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा इंटीग्रेशन वगैरह इस सब में, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उतना ही समझा दे कि बायोलॉजी वाला भी बच्चा को समझ में आ जाए, है कि नहीं? ऐसे बायोलॉजी भी है ना, तो आपके यहाँ कोचिंग में, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में तो मैथ के टीचर ही है, तो आप लोग बायोलॉजी वाला बच्चा एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं, है कि नहीं? दोनों चीज पढ़ लीजिए, है कि नहीं? समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। समाकलन करना है यानी कि इंटीग्रेशन करना है। समाकलित वेग समीकरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड, है ना? क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण देख लेंगे ध्यान से। समाकलित वेग समीकरण क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए आपने पढ़ा अभी या इसके पहले हमने पढ़ाया कि वेग गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच में जो संबंध बताया था उस समीकरण को वेग समीकरण कहते। क्या कहते? वेग समीकरण कहते। इतना पढ़वे किए थे। वेग समीकरण को समकलित करके यानी कि इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेट करके, समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या निकालते हैं? तो वेग स्थिरांक। इसका वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को के से सूचित कर देते हैं। तो वेग स्थिरांक तथा भिन्न भिन्न समय अंतराल की जो सांद्रता होती है, जैसे t0 पर, t समय के बाद, करते थे कि नहीं करते थे? तो उसके मध्य में जो संबंध व्यक्त करने वाला जो समीकरण होगा उस समीकरण को हम लोग समाकलित वेग समीकरण कहेंगे। अगर समझ में? इसमें हम लोग विभिन्न कोटि की अभिक्रिया को देखेंगे कि कैसे उस पर वेग, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर कैसे माने समाकलित होता है। सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। व्यंजक को प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे तबीयतें ठीक नहीं है। समाकलित वेग समीकरण को किसको समझेंगे? समाकलित वेग समीकरण को। कोई दिक्कत है तो सबसे पहले समझेंगे समाकलित वेग समीकरण को। कोई दिक्कत है तो समाकलित वेग समीकरण को समझेंगे कैसे? तो देखिए पहले तो हम लोग वेग समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। किसको परिभाषा लिखेंगे? वेग समीकरण का। क्या है? तो वेग गणितीय समीकरण। क्या बोलेंगे? वेग गणितीय समीकरण, है कि नहीं? वेग गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग, जो अभिक्रिया के वेग, समझ में आ रही है बात? तथा अभिकारक की, तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता, है ना। मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता बोले तो, है ना, जो मोलर सांद्रता है जिसको ए से सूचित करते हैं, है ना, तो उस मोलर सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है। मोलर सांद्रता के मध्य जो संबंध है ना, संबंध है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग समीकरण कहलाता है। वेग समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत?
और इसी वेग समीकरण का जो हम लोग है ना क्या करेंगे, है ना, इसको क्या करना है, हम लोगों को समाकलित करना है। क्या करना है, समाकलित। तो वेग समीकरण को समाकलित करके वेग स्थिरांक, है ना, और किसके बीच में, तो भिन्न भिन्न समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है उसके मध्य में जो संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण होगा उसी को हम लोग कहेंगे समाकलित वेग समीकरण। मैंने किसके किसके वेग में, किसके किसके बीच में, तो वेग समीकरण। देख रहे हैं ना, वेग समीकरण किसके बीच में, वेग समीकरण को समाकलित करके, वेग समीकरण को समाकलित करके वेग समीकरण को समाकलित करके, है ना, वेग स्थिरांक तथा है ना भिन्न भिन्न समय अंतराल की, है ना, भिन्न भिन्न समय अंतराल के अभिकारक की सांद्रता के मध्य, समझे कि नहीं, भिन्न भिन्न समय किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के मध्य, है ना, उसके मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण, संबंध व्यक्त करने वाले जो समीकरण होंगे उसी को, अगर सिर्फ सिंपल संबंध निकाल रहे हैं तो वो हो गया आपका वेग समीकरण। वो क्या हो गया, वेग समीकरण। अब वेग समीकरण और जो माने वेग समीकरण का सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझे कि नहीं, समाकलन कर लेंगे, और जो अभिक्रिया की सांद्रता है उसका समाकलन हो जाएगा, और तब उसके बीच में जो संबंध के लिए जो समीकरण देंगे उसी समीकरण को, है ना, समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, इसको कहते हैं, ये परिभाषा याद हो जाएगी आपकी। चलिए आगे हम लोग लिख लेंगे, हम लोग बात करेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रिया के, है कि नहीं, विभिन्न कोटि की अभिक्रिया, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो बारी बारी से इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रिया। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था वाला, तो फिर भी बता दे, चलिए ना भाई, विभिन्न कोटि की अभिक्रिया, विभिन्न कोटि की अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं, है ना, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। विभिन्न कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझिए बात को, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसके कहेंगे, है ना, आप समझ लीजिए, जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। सुनिए ध्यान से, जब अभिक्रिया होगी तो अभिकारक और उत्पाद दोनों चीज बनेंगे। तो जिनका वेग अभिकारक के अणु के मतलब जो संख्या आगे लगा हुआ है वो, समझे कि नहीं, उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब
जिनका वेग, जिनका वेग अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु, जो अभिकारक में अणु होंगे, अभिक्रिया है तो अभिकारक होंगे, उत्पाद होंगे, है कि नहीं? तो उसमें जो अणु होगा, अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप एग्जाम्पल में देखिए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज परिभाषा ज्यादा एग्जाम्पल है, ठीक है ना? इसका महत्वपूर्ण चीज क्या है? एग्जाम्पल है। कैसे है? तो याद रखना है इसको, समझे कि नहीं? हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया जब सूर्य प्रकाश में होता है, किसमें होता है? सूर्य प्रकाश में, तो ये क्या बना देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके अणु का सांद्रता है ना, निर्भर नहीं करता है इस पर, माने वेग पर, समझे कि नहीं? तो जिनका वेग अभिकारक के अणु पर, अणु के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उन्हें क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसको याद कीजिएगा कि यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आई बात है? इसको आपको याद कर लेना है या ध्यान में रखना है। या देख लीजिएगा, अमोनिया क्या है? अमोनिया NH3 है ना, इसमें उत्प्रेरक के काम करता है प्लेटिनम। जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया जो है रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर देता है? अलग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर देता है? अलग। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि यह जो अभिक्रिया होगी, ये दोनों अभिक्रिया को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये दिमाग में बना लीजिएगा कि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आ गई बात ना? इसमें कोई किंतु परंतु दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? ये दोनों रिएक्शन को आप याद रखिएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। इसका व्यंजक कैसे निकलेगा वो बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं? है ना? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग समीकरण, है कि नहीं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग समीकरण। तो वेग स्थिरांक को के से सूचित कर रहे हैं, तो के निकालना होगा हमको, समझे कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कैसे पूछा जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक बताइए, है ना? तब इसको आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन में शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसके लिए वेग समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक क्या होगा बताइए, समझे कि नहीं? तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या है अगला टॉपिक, क्या दे देते हैं? शून्य कोटि, है ना? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, है ना, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। कोई दिक्कत? ये निकालने के लिए है, यानी कि इसमें हम व्यंजक निकालेंगे, समझे कि नहीं? तो परिभाषा लिखते हुए अगर व्यंजक आप निकालिएगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो आइए कैसे हम लोग देख लेते हैं इसको। तो माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, कोई हम लोग अभिक्रिया ले लेते हैं, है कि नहीं? माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है? शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो देख लीजिए, कोई अभिकारक है A, रिएक्शन किया, उत्पाद बना दिया क्या चीज? B।
उत्पाद क्या बना दिया, बी। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, समय t बराबर अगर 0 लेते हैं तो सांद्रता क्या हो जाएगी? तो सांद्रता मान के चलिए, तो सांद्रता जो है वह इसका a है और इसका क्या हो जाएगा, b। t समय बाद, यानी कि कुछ देर के बाद इसमें घटोत्तरी हुआ x का, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा x का। कोई दिक्कत है? ये तो पढ़वे किए हैं कि नहीं पढ़े हैं? चलिए यहां तक पढ़ गए हैं। तो आप लोग अभिक्रिया के वेग का सूत्र क्या पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। क्या बोलते हैं? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। क्या पढ़े हैं आप लोग? तो हम लोग भैया पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है यानी कि dx बटा dt, ये समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता का। इसकी किसका समानुपाती होता है? अभिकारक के सांद्रता का। यानी कि हम a के पावर में क्या लिख देंगे, n। n क्या है? तो कोटि है। n क्या है? कोटि है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यहां तक? अब इसको देख लीजिए, अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो dx बटा dt बराबर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, k। समझे कि नहीं? और यहां पर a है और ये किसकी अभिक्रिया बता रहे हैं? तो शून्य कोटि की। किस कोटि की अभिक्रिया बता रहे हैं? शून्य कोटि की। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 0। n बराबर क्या लिख देंगे, 0। हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा इतना। n बराबर क्या लिख देंगे, 0। अच्छा, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। समझ में आई बात? किसी का भी पावर है उसका मान कितना होता है, 1। समझ में आ रही है बात? अब देखिए ध्यान से, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें मेरे भाई, तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से मेरा हो जाएगा, देखिए कि dx बटा dt बराबर k गुना 1, k गुना 1 होगा कि नहीं होगा? यानी कि dx बटा dt बराबर हो जाएगा कितना, k। कितना हो जाएगा, k। हो गया? यहां तक में किसी को दिक्कत? अब हम लोग dx बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से? तो dx बराबर k इंटू dt होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण कैवा मान लेते हैं, 1। इसको समीकरण कैवा मान लेते हैं, 1। कोई दिक्कत है? अब इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर, यानी कि इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। अब मैथ वाले बच्चे यहां समझ में आएगा उनको, जो मैथ नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा। समझे कि नहीं? तो समीकरण 1, इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? तो अब इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, dx के अलग कर दिए, हमको समीकरण इंटीग्रेशन करना है इसका, तो dt हो जाएगा। यहां पे होगा कि नहीं हो जाएगा? जोर से बोलिए। और आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वह किस में बदल जाएगा, x में। अब मैथ का स्टूडेंट इसको डिटेल में पढ़ा देगा, अगर नहीं बुझा रहा तो हम भी कुछ पढ़ा देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमको मैथ नहीं आता है कि नहीं? तो जरा सा समझ लीजिए। तो अब यहां से जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x। कितना हो जाएगा, x। और k इंटू इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, t, है कि नहीं? एक जो है से कांस्टेंट संख्या निकल करके आएगी, जिसको क्या कहते हैं, प्लस से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जरा इसको समझ लेते हैं कि ऐसे हमने क्यों लिखा है कि नहीं? इसको ऐसे क्यों लिखा है जरा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहां पे अभी हम लोग dx का करके इंटीग्रेशन निकाल के दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन dx, समझ में आ रहा है बात? यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं? क्या हम लोग अगर ऐसे लिख दे 1 गुना dx तो कोई दिक्कत है? 1 में dx से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और किसी का भी अगर पावर में अगर 0 दे दे तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो x के पावर 0 इंटू dx लिख दे तो कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत होगा?
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक फार्मूला आता है। एक फार्मूला क्या है उसको समझिए। एक फार्मूला है क्या चीज, कि अगर इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन x के पावर n, x के पावर n इंटू dx है, क्या है, dx है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका फार्मूला में, x के पावर n प्लस 1 बट्टा, क्या लिखते हैं, x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। होता है कि नहीं होता है फार्मूला, ये धीरे सर आप लोगों को पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया होगा फार्मूला। अब इसी फार्मूला पर इसको रखिए, तो x के पावर n कितना है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो x के पावर 0 प्लस 1 करेंगे तो x के पावर 1 बटा नीचे 1, यानी कि x लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो वही तो किए हैं कि इतना dx बराबर x लिखे हैं, ये यहां से लाए हैं, ये मैथ का चीज था, लेकिन फिर भी सोचे कि बता दे आप लोगों को, है कि नहीं है, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट dx बराबर क्या लिख दिए, x, और dt बराबर यहाँ क्या लिख दिए, t। क्लियर हो गया, काहे हुआ यहाँ पे बता दिए, ये मैथ का चीज था, समझे कि नहीं है। तो जितना हमको आया उतना कोशिश करके हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत है। अब जरा सा इधर देख लीजिए, मेन हमको इधर पढ़ना है केमिस्ट्री, मैथ हमको नहीं पढ़ना है, समझे कि नहीं है। तो अब देख लीजिए, यदि हम यहाँ पे, अब यदि देख लीजिए यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे प्रथम जो समय लिए हैं 0, उसको अगर हम लोग ले ले, प्राथमिकता हम लोग t बराबर 0 को दे दें, प्रथम में तो t बराबर 0 न रखे हैं, तो अगर हम लोग t बराबर अगर 0 कर दे, समय को अगर 0 कर दे, तो यहां जो उत्पाद में x है वो कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 0। x अगर 0 होगा तभी ना a के a रह जाएगा अभिक्रिया में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो t बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत। अब t का मान 0 और x का मान 0 इसमें भर दो, तो इस बतिया को हम लोग लिखेंगे कि यही वाला मनवा हम लोग इक्वेशन 2 में रखने पर। तो अब x बराबर कितना लिखा हुआ है मेरे भाई, 0, तो 0 कर दो, कोई दिक्कत है। k है तो k गुना t के मान कितना है, 0 और प्लस c, तो k में 0 से गुना करेंगे तो k में 0 से गुना करेंगे तो k, है कि नहीं, माने k में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 प्लस c, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा, 0, c बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यही c का मान, ध्यान से समझिए, इस c का मान, इस c का मान कहां रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर। इक्वेशन 2 क्या कहता है, x बराबर के टी प्लस सी, और सी रख देना है कितना, 0, सी रखना कितना, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा के टी, सी बराबर तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, के टी, x बराबर क्या हो जाएगा, के टी, होगा कि नहीं हो जाएगा। हमको k का मान निकालना है, किसका मान निकाल, पहले ही बताए हैं, वेग है ना, वेग स्थिरांक का है ना, उसका व्यंजक निकालना है। तो k बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा x बटा टी, k बराबर क्या हो जाएगा, x बटा टी। इसको बहुत ही अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि तुरंत इसका यूज करने वाले हैं, तुरंत इसका क्या करने वाले हैं, यूज। तो k बराबर क्या आ गया मेरा मान, x बटा टी। तो यही मेरा क्या हुआ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आ गया समझ में, ये मेरा क्या हो गया, वेग समीकरण इंटीग्रेशन, समझे कि नहीं समझे। तो इसको याद किसमें आया, शून्य कोटि में, किसमें आया, शून्य कोटि में। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक आया है तथा अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब होता है अर्ध आयु काल में संबंध देख लेंगे, अर्ध आयु काल में क्या देख लेंगे, संबंध। और वाला लाइट बता दीजिए, अर्ध आयु काल में क्या देख लेंगे, संबंध। हाँ हाँ वो बता, वो बात दीजिए। हाँ, अर्ध आयु काल में क्या देख लेंगे, संबंध। अब इसको चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको।
कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। तो अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम, इसको याद रखिएगा जरा सा, हम पूछेंगे के बराबर एक्स बटा टी, आपको बोलना है, क्या बोलना है, एक्स बटा टी, समझे कि नहीं। तो अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है कि शून्य कोटि, किसके किस बीच में संबंध निकाल रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक, और किसके बीच में, स्थिरांक, और किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो अर्ध आयु काल में संबंध, अर्ध आयु काल में संबंध। कोई दिक्कत है, ध्यान से समझिए। अर्ध आयु काल में हम लोग संबंध देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, कैसे देख लेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले है ना, देखिए यहां पे संबंध निकालते हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, फिर से लिखते हैं, माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, किस प्रकार से है, तो भैया ए है अभिकारक, उत्पाद क्या हो गया, बी, ए अभिकारक है तो उत्पाद क्या हो गया, बी, कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा, उत्पाद हो गया कितना मेरा, बी। अब हम लोग जब समय जीरो लेते हैं, टी बराबर अगर जीरो हो तो यहां पे ए और यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो, समझे कि नहीं। अब टी समय बाद, ये इसको तो एकदम याद रखिएगा, ये बार बार यही लिखेंगे, टी समय बाद, टी समय बाद इसमें से कमी हो गया एक्स का, इसमें एक्स का बढ़ोतरी हो गया कि नहीं हो गया। अब देख लीजिए, कहता है अर्ध आयु काल में, तो अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या है, अर्ध आयु काल की परिभाषा देख लीजिए, उसी से चलेंगे। अर्ध आयु काल की परिभाषा से, परिभाषा से क्या है इसकी परिभाषा, और ये क्या कहता है समझिए। अर्ध का मतलब ये होता है आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, अब काल है तो उसका मतलब समय, तो आधा समय, आधा समय का मतलब होता है टी बटा दो, आधा समय का मतलब कितना हो जाएगा, टी बटा दो। मतलब क्या, यदि एकदम बढ़िया से गंभीरता से पढ़ते चलिए, है ना, यदि समय को आधा कर दिया जाए, यदि समय को आधा कर दिया जाए, यदि समय को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो सांद्रता भी तो आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो सांद्रता पहले से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो सांद्रता पहले से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कोई दिक्कत है, सांद्रता भी क्या हो जाएगा, आधा। यही परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख रहे हैं, यही बात लिख रहे हैं। मतलब इसका क्या हो गया कि अगर समय t है तो अब समय अर्ध काल में t बटा 2 हो जाएगा, अर्ध समय में समय का कितना मान हो जाएगा, t बटा 2, और ये पूर्ण समय है। ये कैसा समय है, पूर्ण समय है। कैसा समय है, पूर्ण समय। तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वह भी तो a बटा 2 हो जाएगा, वह भी तो a बटा 2 हो जाएगा। x बराबर 0, x बटा 2 बराबर तो a बटा 2। अगर उत्पाद को आधा कर देंगे, उत्पाद को देखेंगे तो अभिकारक का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a बटा 2। यहां तक कोई दिक्कत है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या है समाकलित वेग समीकरण,
तो के बराबर हम लोग पढ़े हैं एक्स बटा टी। आ गया समझ में? तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या सूत्र अभी लिखे? तो सूत्र लिखे हम लोग के बराबर एक्स बटा टी। कोई दिक्कत है? के बराबर एक्स बटा टी लिखे कि नहीं लिखे? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। के बराबर एक्स बटा टी हम लोगों ने लिखा, यही सूत्र भी था तो लिखबे किया हमने, समझे कि नहीं? एक्स का मान कितना है? ए बटा 2 और टी का मान कितना है? टी बटा 2। अब यहां मैथ वाला या बायोलॉजी वाला जो भी बच्चा होगा, 2 से 2 क्या कर देंगे हम लोग? काट देंगे और लिख देंगे ए बटा दे। गलत हो जाएगा। यहां जो टी बटा 2 है वह पूर्ण समय है, अर्धकाल है। अर्धकाल का समय वे होता है 1/आधा। तो 1/आधा है तो उसको काट दीजिएगा, वो कटे वाला चीज है, समय कटने का चीज है जी। बौराहीन समय तो टी बटा 2 है तो आधा है, उसको समझना है। उसको क्या पढ़ना है? अर्धकाल पढ़ना है। ये अर्धकाल दिया हुआ है, इसलिए इसको काटने की जरूरत नहीं है। तब के बराबर यहां से कितना हो जाएगा? तो ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बटा 2 इंटू अर्धकाल। ये नहीं कि टी बटा 2, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अर्धकाल, आधा समय। क्या पढ़ेंगे इसको? आधा समय। समझे कि नहीं? तो अब यहां से देख लीजिए, टी बटा 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो टी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा टी बटा 2 पर चल जाएगा तो ए बटा 2 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बटा 2 के। क्या हो जाएगा? ए बटा 2 के। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अर्धकाल जो होता है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल पदार्थ है। अर्धकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, चूंकि ए क्या है? ए है से प्रारंभिक सांद्रता है। ये क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभ में ही ना लिखे हैं, तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं कि टी बटा 2 जो है ये समानुपाती है किसका? ए का। किसका समानुपाती है? ए का समानुपाती है। अब के का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समझे कि नहीं? अब ए का क्या है? समानुपाती है। क्लियर हो गए? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब पढ़ा रहे हैं, अर्थात क्या कह रहा है ये चीज? तो ये कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, समझे कि नहीं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। समझ में आ रहा है बात? अर्ध आयु काल पदार्थ की प्रारंभिक, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। आया समझ में? प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। समझ में आ गया ये वाला बात है? अब देख लेंगे शून्य कोटि के लक्षण। सर्दी हो गया है, बुखार हो गया है, तबीयत खराब है, और इतना कस के तबीयत खराब है कि जितना में आप नहीं आ सकते थे स्कूल या कोचिंग, जितना खराब हो गया है उसमें आप नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी हमको क्या करना पड़ रहा है? पढ़ाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो चलिए, हो गया? समझ में आई बात? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे अगला टॉपिक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। क्या पढ़ लेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण, शून्य कोटि अभिक्रिया के
लक्षण, अरे लक्षणवा जान लो तू अपन वाला, है ना। ये वो नया करने से सिस्टम आ गया, लक्षण है कि नहीं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण पढ़ा दे। तो क्या है इसका लक्षण? पहला लक्षण है इसका कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सा समीकरण का था? के बराबर एक्स बटा टी का, के बराबर एक्स बटा टी का। समझ में आ गया बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बराबर एक्स बटा टी, के बराबर एक्स बटा टी समीकरण का पालन करती है, समीकरण का पालन करती है। पहला लक्षण हो गया, कोई दिक्कत, पालन करती है। दूसरा लक्षण इसका क्या है समझ लीजिए। दूसरा लक्षण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की, माने प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता पर बोलता बताया ना, पदार्थ की प्रारंभिक है ना, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो चलिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाँ, तू खाली है बोलो, है ना। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर, हाँ, इतना ही तो ही बोलिए सकते हैं, निर्भर करती है। समझे कि नहीं। तीसरी बात, तीसरा लक्षण इसका क्या है? देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग हो या वेग स्थिरांक हो, दोनों का इकाई समान होता है। दोनों का इकाई कितना होता है? समान। क्या इकाई है तो पढ़ाए हैं, मोल प्रति लीटर सेकेंड, है कि नहीं। ये दोनों का सामान्य होगा, कोई दिक्कत तो लिख देते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? समान होता है, समान होता है। क्या होता है बताइए? मोल प्रति लीटर सेकेंड, सेकेंड लिख समय लिख दीजिए, लीटर समय। आ गया समझ में? यही ना होता है। चौथा, अब क्या लिखेंगे? चौथा। और क्या लक्षण है इसके? चलेगा क्लास अभी, है ना, समय हो गया है फिर भी चलेगा। और क्या लिखेंगे? तो देखिए, यह अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। कैसे होती है? पूर्ण। यह अभिक्रिया सदैव कैसा होती है? पूर्ण होती है। सदैव कैसा होती है? पूर्ण होती है। सदैव कैसा होती है? पूर्ण होती है। अगर इसका ग्राफ देखना चाहिएगा तो देखिए, ग्राफ इधर है। सबसे पहले ग्राफ बताते हैं अभिक्रिया के वेग का और समय का। तो अभिक्रिया का वेग जिसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं? dx बटा dt, उसको x अक्ष पर रखेंगे। किस अक्ष पर? x अक्ष पर। और जो समय अंतराल है उसको कहां रखेंगे? y अक्ष पर। रख दिए। तो समय बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये अभिक्रिया का वेग भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अभिक्रिया का वेग भी क्या होते जाएगा भाई? बढ़ते जाएगा। बढ़ा दिए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन अभिकारक की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव देख लीजिए। समय अंतराल बढ़ेगा तो सांद्रता जिसको ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए, है कि नहीं। कुछ समय तक आगे बढ़ने के बाद वह ढलान की स्थिति में आ जाएगा इस तरह से, यानी कि के। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है बात ना। सांद्रता भी बढ़ेगी, समय अंतराल के साथ सांद्रता एक बढ़ेगी,
उत्पाद की माने अभिक्रिया का घटने चला जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अभिकारक का सांद्रता क्या होते जाता है? घटते चला जाता है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। ये ढलान की ओर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग के है ना ग्राफ बनाना होगा, तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? तो ये हो गया इसका ग्राफ। ये क्या हो गया? ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत? तो अब यहां तक शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब क्या पढ़ लेते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ा दिया जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझ में आ रहा है सबको? तो आप देख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिक्रिया के एक अणु के सांद्रता पर, एक अणु सांद्रता पर निर्भर करता है। उसमें निर्भर कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। उसमें निर्भर कर रहा था? नहीं। लेकिन यहां पर निर्भर करेगा। तो कैसे लिखेंगे? वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिनका वेग, जिनका वेग क्या होता है? अभिकारक के एक अणु, अभिकारक के एक अणु, अभिकारक के एक अणु सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया बात? क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अणु की सांद्रता जो है उस पर निर्भर करेगा। उस शून्य कोटि पर नहीं कर रहा था, लेकिन इस पर करेगा। जैसे ई वाला याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल में H2O2, जब इसको आप रिएक्शन करवाइएगा प्लेटिनम के उत्प्रेरण की उपस्थिति में, उत्प्रेरकता की उपस्थिति में, तो यह क्या बना देगा? H2O देगा और नवीकरणीय ऑक्सीजन बनेगा। समझे कि नहीं? तो ये रिएक्शन हो गया प्रथम कोटि का। किसका हो गया? प्रथम कोटि का। आप रेडॉन को देखिए, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 88। कितना होता है? 88। अगर इसके परमाणु द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो 226। कितना होता है? 226। जब इसका रिएक्शन करवाइएगा, क्या करवाइएगा? रिएक्शन, तो यह अल्फा कण दे देगा। कौन सा बाहर निकालता है? अल्फा कण। अल्फा कण क्या किसको कहते हैं? तो 11वां क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। अल्फा कण, हीलियम को ही अल्फा कण बोला जाता है। समझे कि नहीं? हीलियम बोले तो इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा कण। तो ये दे देगा, और साथ में एक नया सा तत्व जिसका नाम है ना, बताइए इसका नाम क्या है? रेडॉन। क्या है? रेडॉन बनेगा। क्या बनेगा? रेडॉन। क्या बन जाएगा? रेडॉन। रेडॉन बोले तो इसका 88 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 86। 226 है तो कितना बन जाएगा? 224। 224 नहीं, 222। कितना? 222। ये इसका परमाणु द्रव्यमान, आई परमाणु क्रमांक है। समझे कि नहीं? तो इसको याद रखिएगा कि ये जो होगा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ऐसे को क्या याद रखिएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग निकालेंगे समाकलित वेग समीकरण। क्या निकालेंगे? समाकलित वेग समीकरण। तो ध्यान से देखिएगा, पढ़ा दें? चलिए देखिए, तो देखिए ध्यान से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ध्यान से समझिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। चलिए इसको सीख लेते हैं।
समाकलित वेग समीकरण किसका? प्रथम कोटि का। किसका? प्रथम कोटि का। कोई दिक्कत है? तो मान लिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है कि नहीं? माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है कि नहीं? यानी कि ए बन गया, इधर उत्पाद हो गया, इधर क्या हो गया? उत्पाद। टी बराबर अगर 0 हो तो यहां ए यहां 0 है कि नहीं? तो एकदम लिखना ही लिखना है, समझे कि नहीं? टी समय बाद, टी समय बाद ये घटेगा, है ना? ये क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? a माइनस एक्स। इसमें x की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो अब हम लोग किसका नियम लगाएंगे? तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम से, है कि नहीं? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, है कि नहीं? क्या है भैया नियम इसका? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि dx बट्टा dt समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता का। अभिकारक की सांद्रता a और ऊपर में n है। n क्या है? कोटि। और यहाँ पे किस कोटि की बात हो रही है? प्रथम कोटि की। तो n बराबर कितना रखेंगे? a। क्या रखेंगे? a। कोई दिक्कत है? समझते चलिए। तो क्या हो जाएगा? dx बट्टा dt बराबर, यहां से समानुपात हटेगा तो क्या आ जाएगा? k। तो k इंटू सांद्रता a, अब पावर में कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। यानी कि यहां से देखिए dx बट्टा dt बराबर k इंटू a बराबर कितना दिया हुआ है? a माइनस एक्स। अब पावर में 1 है तो जस के तस लिखा जाएगा a माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? अब इसको नीचे लेकर के आइए। इसको कहां लेकर के आइए? नीचे। तो इसको नीचे और इसको हटाइए, वहां पे dt को साइड में कीजिए। तो dt जब साइड में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए ध्यान से। तो dx बट्टा और ऐसे लिखिए dx बट्टा a माइनस एक्स को नीचे कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा k इंटू डी टी। के इंटू क्या आ जाएगा? dt। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? आइए इसको इधर साइड कीजिए, है कि नहीं? और इधर चलते हैं जरा सा हम लोग। अब इधर से देखते हैं ध्यान से। अब अगला चीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इक्वेशन जो 1 आया, इक्वेशन कितना आया? 1। इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलित करते हैं। क्या करते हैं? समाकलित। तो इक्वेशन 1 को समाकलित करने पर, समाकलित करने पर कोई दिक्कत है? इक्वेशन 1 को क्या करने पर? समाकलित करने पर। तो समाकलित कीजिए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, dx बट्टा a माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? बराबर k इंटू इंटीग्रेशन dt। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dt। कोई दिक्कत है? अब आपको फार्मूला पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो जब इसका फार्मूला अगर आप देखिएगा तो dx बटा a माइनस एक्स है, मैथ में पढ़े होंगे। तो इसको बोलते हैं माइनस लॉग बेस e, माइनस लॉग बेस e। और जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसी को लिख देते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और इसका तो हम बताइए किए थे k, सीधा हो जाएगा t, एक तो आ जाएगा क्या बगल में? c। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा c। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यदि t और x को 0 कर दिया जाए, समझ में आ रही है बात ना? यदि t बराबर क्या लिख देते हैं? 0 समय पर, है ना? तो x बराबर भी कितना हो जाएगा? उत्पाद में 0। कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो x का मनवा अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तब क्या होगा? तब होगा कि माइनस लॉग बेस e, a माइनस 0। क्या हो जाएगा? a माइनस 0। इधर क्या हो जाएगा? k, t बराबर हुई 0 तो k गुना 0 प्लस c, k गुना 0 प्लस c। तो यहां से c बराबर, तो 0 हो जाएगा तो c बच जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा? तो c बराबर हो जाएगा माइनस लॉग बेस e a, माइनस लॉग बेस e a। क्योंकि यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है तो a में से 0 गया तो a बच जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ आ जाएगा। तो यह जो मनवा है, यह जो मान आया है,
यह मान कहां रखने पर, तो इक्वेशन 2 में रखने पर, यह मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इस मान को कहां रख देंगे, इक्वेशन 2 में, सी के मान को, ये वाला मनवा को इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 में रखिएगा तो इक्वेशन 2 क्या कहता है, यही ना लिख रहा है, तो सी बराबर इतना रखना होगा। तो इक्वेशन 2 कहता है कि माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस एक्स बराबर क्या लिखता है, के टी प्लस सी, यही ना इक्वेशन 2। अब यहीं पे मनवा रख दीजिए, कैसे रख दीजिएगा, तो और माइनस लॉग बेस ई ए माइनस ए बराबर के इंटू टी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, के टी माइनस लॉग बेस ई पावर में क्या लिख दिए ए, बगल में क्या लिख दिए ए। कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब लॉग लॉग को एक जगह कर देते हैं, लॉग लॉग को क्या कर दे रहे हैं, एक जगह, और छोटा इसको कर दे हल्का सा, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। अब चलिए यहाँ पे, अब इसको एक जगह कर देते हैं तो ये साइड में आ जाएगा, और इसको आगे रखिए तो लॉग बेस ई ए, इसको बाद में लॉग बेस ई ए माइनस ए बराबर के इंटू टी, क्या हो जाएगा, के इंटू टी। अब मान के चलिए इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, क्या मान लीजिए, m और n। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे मेरे भाई, कि log m घटाओ log n, log m घटाओ log n, है कि नहीं, log n बेस में है ना, कुछ है, चलिए बेस में दे देते हैं, कुछ है ना, तो ये होता है तो बराबर क्या हो जाता है, तो इतना बराबर हो जाता है log m बटा n, होता है कि नहीं होता है। तो बस इसी को इसी लिख दे तो कोई दिक्कत है, तो इस हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं log बेस e, क्या लिख सकते हैं, log बेस e a बटा a माइनस एक्स, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा इससे, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा सा बताइए जाइएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू टी, क्या हो जाएगा, k इंटू टी। अब यहां पर देख लीजिएगा log e का मान कितना था, log बेस e का मान कितना होता है, तो log बेस e का मान याद रखिएगा, log बेस e का मान होता है 2.303, याद रखिएगा कितना होता है, 2.303 log बेस 10, log बेस 10, ये इसका मान होता है। और यही मान हम यहाँ पे रखेंगे, यही मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो KT बराबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, यहां से KT बराबर क्या हो जाएगा, तो KT बराबर हो जाएगा log बेस e, और log बेस e का मान उतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 2.303 log बेस 10 a बटा x, a बटा a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जोर से बोलिए। ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, अब इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं इससे, तो k बराबर t को ई पट्टी कर दीजिए, t को कहां कर दीजिए, ई पट्टी। तो अब देख लीजिए k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303, 2.303 अब बटा नीचे t भर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू log बेस 10, log बेस 10 a बटा a माइनस एक्स, यही फार्मूला हमको निकल करके आ गया, समझ में आ गया बात, यही फार्मूला हमको निकल करके आ गया, यही हमको याद करना था, समाप्ति पर भी हो गया, यही हमको याद करना था। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग है ना, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये क्या हो गया, व्यंजक एक तरह से निकाल लिए, ये क्या निकाले हैं, व्यंजक, समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको समझ में आ गया, कितना होता है, k बराबर 2.303 बटा t इंटू लॉग बेस 10 a बटा a माइनस एक्स, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण व्यंजक, समझ में आ गई बात है, यही व्यंजक है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध। पहले शून्य कोटि के लिए निकाले थे अर्ध आयु काल का, अब निकालेंगे हम प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल के बीच में संबंध। बैटरी मेरा समाप्त हो गया है, समझे कि नहीं,
तो इसको एक कर दीजिए। पावर है नहीं इसके पास एनफ, तो आ जाइए। तो लिखता है कि पावर एनफ नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गया? तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ओके ओके दबाइए, हटिए तो हम दबा देते हैं। हाँ दबाइए ओके, और दबाइए। चलिए रुक जाइए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो आप सभी लोग इसी प्रकार से पढ़िए ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ये आज है 5वां पार्ट था, इस चैप्टर का क्या पार्ट था? 5वां पार्ट। 5.5 हो गया। कितना हो गया? 5.5। मजा आया आप लोगों को? चलिए कुछ मैथ भी चला, देखने में भी अच्छा लग रहा है, आप लोग सीख भी रहे हैं। बहुत भारी लग रहा है कि हल्का है सर जी? हल्का है। किताबों में ऐसा दे दिया रहेगा तो दिमाग नहीं काम करेगा क्या जी? तो चलिए ये हम लोग सारा चीजों को आज पढ़े हैं। कोशिश हमारी होगी कि और बेहतरीन आप लोगों को पढ़ाया जाए। जितना हमसे बनेगा उतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। प्रथम कोटि के लिए इसको याद रखिएगा। शून्य कोटि के लिए आपको पता है कि k बराबर x/t होता है। क्या होता है? k x बराबर t होता है। समझे कि नहीं? तो चलिए k बराबर x/t भी पढ़ लिए। और k बराबर 2.303/t इंटू लॉग बेस 10 a/a-x। क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको बढ़ा भी दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं ब्राइट ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आप अपने बच्चे के भविष्य को बहुत अच्छे रख सके। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।